अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशगवार ज़िंदगी गुजारने की कोशिश भी कर रहे होंगे। जनाब नया दिन है, नई सुबह की नवीद लेकर आज कुछ बात करते हैं दोस्ती के हवाले से। तो मुख्तलिफ़ लोग दोस्ती को ना मुख्तलिफ़ तराजू में तोलते हैं और मुझे जो दोस्ती की तारीफ़ सबसे अच्छी लगती है ना वो ये है कि पतरस बुखारी के मुताबिक दोस्त वो है जो पास बैठा हो और कोई भी बात ना हो फिर भी अच्छा लगे क्योंकि वो पास है। और कितना अजीब लगता है ना कि दो अनजान अफराद मिलते हैं और बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और दोस्त बनने की वजह ये होती है कि उन दोनों में कुछ कॉमन चीज़ें पाई जा रही होती हैं, कुछ कॉमन आदत होती हैं जो दोनों की मिल रही होती हैं और इसी तरह वो दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता जाता है और एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं और एक दूसरे की मुश्किलात में उसका साथ भी देते हैं और अपने कंफर्ट जोन को अपने दोस्त के लिए तबाह भी कर देते हैं। मतलब अपने कंफर्ट जोन से निकलकर बहुत कुछ करना पड़ता है। मतलब ये है कि ख़ुद की ज़ात पर भी उस इंसान को हम लोग तरजीह दे रहे होते हैं और ये दोस्ती का सबसे खूबसूरत मैं तो कहूँगी कि दौर होता है या पहलू है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर गुज़रता वक्त कुछ ऐसा खेल खेलता है कि वही दोस्ती फीकी पड़ने लग जाती है और वो दोस्त वो नहीं लगता जो हमें पहले लग रहा होता है। अब उसे देख के इतनी खुशी नहीं होती है जितनी हमें पहले हो रही होती है और अब उसको इतना सीरियस भी नहीं लिया जाता जितना हम उसको पहले ले रहे होते हैं। जितनी उसकी बातों की परवाह पहले कर रहे होते हैं अब हम वैसे नहीं कर रहे होते और ये बात बहुत परेशान कुन भी होती है और हमें परेशान कर भी देती है कि एक शख्स जो एक वक्त में आपके लिए आपकी खुद की जान से भी बहुत प्यारा था अब वो कोई मायने नहीं रखता आपकी ज़िंदगी में और देखते ही देखते बहुत कुछ बदल जाता है और इस बात पर यकीन बढ़ने लगता है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है, हर चीज़ एक वक्त तक होती है और जब उसका वक्त ख़त्म हो जाता है तो वो भी चली जाती है और अगर वो ना जाए तो हमारा दिल उससे भर जाता है और हम खुद उससे मुंह मोड़ लेते हैं। और किसी बुज़ुर्ग ने क्या खूब कहा था कि बाज़ दफ़ा इंसान उस वक्त तक लम्हे की कदर नहीं करता जब तक वो एक याद बनकर ना रह जाए। तो इसलिए अपनी दोस्तियों को हमें पहचानना चाहिए, बल्कि हर रिश्ते को हमें पहचानना चाहिए। और बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं जिनकी जो कदर है या जिनकी चाशनी मैं कहूँगी, जिनके अंदर प्यार मोहब्बत जो है वो कम होता जाता है। कुछ उनकी गलतियाँ होती हैं, कुछ अपनी हमारी गलतियाँ होती हैं जिनकी वजह से वो मांद पड़ना शुरू हो जाते हैं वो रिश्ते, वो जो कदरें होती हैं, वो प्यार मोहब्बत, वो चाशनी। तो उसको बरकरार रखने के लिए ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, कुछ गिव अप्स करने पड़ते हैं, कुछ उनकी सुननी पड़ती है, कुछ अपनी सुनानी पड़ती है। जब हम अपनी अनाव में पड़ जाते हैं ना तो फिर हमारे रिश्ते वैसे ही ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जहाँ आपको लगे कि जनाब इस दफ़ा अगर मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा या दूंगी या अगर किसी ने कोई ऐसा एक्शन किया है तो मुझे बर वक्त उसका रिएक्शन करना है और उस वक्त अगर आप 2 मिनट के लिए 2 सेकंड के लिए सोच ले कि शायद अगर मैं इसमें चुप कर रहा हूँ तो बेहतर हो और आगे आने वाला जो वक्त है वो आपके लिए भी बेहतर साबित हो और आपकी दोस्ती आपके रिश्तों के लिए भी बेहतर साबित हो। तो इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि पहले तोलो तो फिर बोलो। ये बड़ी इसके अंदर भी साइंस बहुत ज़्यादा छुपी हुई है जिसको हमें समझने की अशद ज़रूरत है और इसी वजह से जनाब हमारे रिश्ते जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं क्योंकि हम बोलने से पहले सोचते नहीं हैं। अगर हम सोच लें ना, थोड़ा सा सोच लें तो हमारे रिश्ते काफ़ी हद तक हमारे हाथ में रहेंगे, हमारे काबू में रहेंगे और हमारे साथ अच्छे तरीके से फल फूल सकते हैं। तो ये आज का पैगाम था कि अपने रिश्तों को संभाल के रखें। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं। सेगमेंट है हमारा हेल्थ एंड फिटनेस जिसमें हम सेहत के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट मेहमान होते हैं उनसे एहतियात और इलाज हम लोग दरियाफ्त करते हैं। जनाब आज हम बात करने वाले हैं नज़ला ज़ुकाम को के हवाले से क्योंकि इसको हरगिज़ हमें हल्का नहीं लेना चाहिए क्योंकि पंजाब में ख़ास करके नमूनिया की वबा बुरी तरह फैल चुकी है और पंजाब में नमूनिया के केसेस में 300% तक इजाफा हो चुका है। महकमा सेहत की रिपोर्ट ने तो ख़तरे की इस वक्त घंटी बजा दी है। महकमा सेहत पंजाब ने होशरुबा इंकशाफात किए हैं और रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी के महीने में 4 लाख से ज़ायद अफराद नमूनिया का शिकार हुए हैं। लाहौर और कसूर की बात कर ली जाए तो 38,000 से ज़ायद नमूनिया मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं जबकि गुज़श्ता साल जनवरी में सिर्फ 82,000 केसेस आए थे
और सबसे ज़्यादा नमूनिया पाए जाने वाले ममालिक में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। और पाकिस्तान में हर साल 70,000 से ज़ायद बच्चे नमूनिया की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं, जबकि बुजुर्ग अफराद भी इसका शिकार हो रहे हैं। और आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक हर 39 सेकंड में एक बच्चा नमूनिया की वजह से मौत के मुंह में चला जाता है, जबकि रोज़ाना की बुनियाद पर कम अज़ कम 2200 बच्चे नमूनिया के बाइस जान की बाजी हार जाते हैं। क्योंकि नमूनिया जो है एक लाहक होने की सूरत में जिस्म में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिसके नतीजे में जिस्मानी अज़ा काम करना छोड़ देते हैं और बिलाखिर इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। ताहम इस ख़तरनाक बीमारी से हमने कैसे बचना है, महफूज कैसे रहना है, और अगर इसका शिकार हो जाते हैं तो क्या क्या एहतियाती तदाबीर हमें अपनानी चाहिए। ऐसे और भी बहुत से सवालात हैं जो आज हमने अपने गेस्ट से करने हैं। हमारे साथ इस वक्त इन स्टूडियोज़ मौजूद है सजाद काज़मी साहब हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं, हेल्थ की बीट करते हैं। सजाद साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। और हमें आज ज्वाइन किया है अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड कंसल्टेंट फिजिशियन है डॉक्टर सना अली ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर सना, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। सबसे पहले तो सजाद साहब आपकी तरफ आऊँगी। जो रिपोर्ट आई है कि जनवरी में सिर्फ मतलब इतने ज़्यादा लोग रिपोर्ट हुए हैं, नमूनिया के शिकार हुए 4 लाख, ये बहुत ज़्यादा लोग हैं और नमूनिया का शिकार हो रहे हैं। क्या वजह है इसकी? महकमा सेहत का एक डिपार्टमेंट है जो कि मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में एक डाटा कलेक्शन करता है, CDC उसका नाम है। तो उस हवाले से उनकी जो मेरे पास रिपोर्ट आई है उससे मैंने ये सारा डाटा कलेक्ट किया है, जिसमें चेक किया गया है कि इस वक्त पंजाब के अंदर लाहौर फैसलाबाद जो है वो सर फहरिस्त है। फैसलाबाद में जनवरी 2023 के अंदर जी 38,000 पेशेंट आए। ओके, सिर्फ फैसलाबाद नमूनिया। ओके, तो सेकंड पे कसूर और लाहौर को शामिल किया गया और इनकी दोनों डिस्ट्रिक्ट की तादाद जो है वो 38,000 से ही ज़ायद है। ओके, तो इससे पता चल रहा है कि हमारे जो एनवायरमेंटल सोर्सेज हैं वो जो है हमें बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहे हैं। तो पिछले साल गुज़श्ता साल 2022 के अंदर जो है वो इसकी तादाद 82,000 थी। पूरे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट 36 डिस्ट्रिक्ट हैं पंजाब के। तो 82 का आप देखें, अब कंपैरिजन करें तो इस वक्त जो है वो सिर्फ एक साल के अंदर जो है वो 4 लाख हैं। तो ये सारा डाटा जो है वो CDC कलेक्ट कर रही है। मैं समझता हूँ कि वैसे तो नमूनिया का जो टेस्ट है वो उसको नहीं किया जा रहा, WHO ने मना किया हुआ है स्क्रीनिंग उसकी और सारा सिलसिला। लेकिन एक जो सीनियर मॉलेज है, जो सीनियर डॉक्टर है, वो उसके चेस्ट एक्सरे और दीगर जो है वो उसकी अलामात की ज़रिए जो है वो ये जज कर लेता है कि ये पेशेंट जो है वो नमूनिया का है। क्योंकि नमूनिया को जज करना बहुत मुश्किल है। इस दफ़ा ये भी आपके लिए खबर है कि इन्फ्लुएंजा का अटैक दोबारा बड़ा है। अच्छा, इन्फ्लुएंजा का अटैक आपने सुना होगा कि इस दफ़ा कोरोना, ये 2 साल पहले 3 साल पहले हमने कोरोना पे बड़ा कुछ किया, लेकिन जब इन्फ्लुएंजा का अटैक आया था कोई 15-20 साल पहले तो करोड़ों लोग मर गए थे पूरी दुनिया के अंदर और उसकी समझ नहीं आ रही। तो हमारे अंदर ये रिवाज बहुत कम है कि हम वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि इसके बारे में हमें अवेयरनेस ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि बहुत पैसे वाले और पढ़े लिखे लोगों को भी अगर आप बिठा के या किसी अवेयरनेस ऐड के ज़रिए बता दें कि आपको ये 800-900 रुपए की वैक्सीन जो है वो आपकी ज़िंदगी बचा सकती है, तो ज़रूरत है कि आपके बच्चों बूढ़ों को जो है वो हर सीज़न के अंदर जो है वो नमूनिया की वैक्सीन लगाई जाए। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि CDC ने जो डाटा कलेक्ट किया है वो समझ लें कि लो रेस्पिरेटरी जो अटैक आए हैं लोगों को, एलर्जी के अटैक जो आए हैं उसको आउटडोर से कलेक्ट करके तो उसको नमूनिया में शामिल कर दिया गया है। क्योंकि मैं चूँकि हेल्थ की बीट कर रहा हूँ 20 साल के अंदर, तो इनके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है महकमा सेहत के पास कि ये किसी भी बीमारी का डाटा कलेक्ट कर सके। और अब इनका डाटा कलेक्ट करने का आप स्टाइल चेक कर लें कि उन्होंने 4 लाख तो तादाद बढ़ाई है, तो उस पर वही ना, पिछले साल आप देख लें सिर्फ 82,000 पूरे पंजाब में थे, अब पूरे पंजाब में 4 लाख से भी तजावुज़ कर चुके हैं लोग जो है अफराद नमूनिया का शिकार हो रहे हैं। तो ये कहाँ पर हमारी नेग्लिजेंस है और कहाँ पर हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ये फिर पूरी कली खुल चुकी है इस वक्त। अच्छा डॉक्टर सना, मुझे बताइए कि जिस तरह इन्फ्लुएंजा के बारे में सजाद साहब ने बताया है बहुत ज़्यादा एक अटैक होने वाला है, मैं तो कहूँगी कि उसका भी एक दौर आने वाला है,
इन्फ्लुएंजा है क्या, दूसरा कि ये किस तरह मुतासर करता है हमारी बॉडी को? सो बेसिकली निमोनिया के टॉपिक पे अगर हम बात करें, इन्फ्लुएंजा, इनकी बहुत म्यूचुअल कुछ सिमिलैरिटीज हैं इन बोथ ऑफ, देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन बोथ ऑफ दीज डिजीजेस, जिसको डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है। जैसे सर ने मेंशन किया कि अगर स्क्रीनिंग इन दोनों की होगी तो दोनों अलग अलग एस्पेक्ट पे डिफरेंट डिजीजेस हैं। सो बेसिकली वैसे तो निमोनिया इटसेल्फ होता क्या है कि वो इन्फेक्शन होती है लंग्स की, जैसे किसी और बॉडी पार्ट की इन्फेक्शन होती है, इस तरह से ये इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स होती है। लंग्स के अंदर बेसिकली पस पड़ जाती है, आम अल्फाज में, एक लेमैन के अल्फाज में। ठीक है। तो ये बेसिकली निमोनिया होता है। अब इसकी बहुत ज़्यादा कॉजेज़ हैं, बहुत डिफरेंट कॉजेज़ हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि हम मोस्ट कॉमन कॉज से स्टार्ट करते हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, एंड दैट इज़ इन्फ्लुएंजा वायरस। सो इन्फ्लुएंजा का जो सीज़न होता है ना, दैट इज़ इन पाकिस्तान वो अगस्त से स्टार्ट होकर मार्च तक होता है। दैट इज़ अ वायरस, बेसिकली इन्फ्लुएंजा वायरस, जो कि एक सीजनल फ्लू, खांसी, स्नीजिंग, इस तरह से स्टार्ट होता है। और आजकल तो बहुत ज़्यादा लोग हैं इसका शिकार, क्योंकि अब कोविड, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, इन सब की ओवरलैपिंग है, तो लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि हमें कहाँ पे कौन सा स्टेप लेना है। ठीक है। सो इन्फ्लुएंजा बेसिकली एक नॉर्मल फ्लू कफ है। अब अगर हम जिस तरह से हम उसकी वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा की एक प्रिवेलेंट वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जो हर साल बहुत से हॉस्पिटल्स इवन लाहौर में लगा रहे हैं। ठीक है। तो अगर वो बेशक वो मिडिल एज का बंदा है, वो ओल्ड एज है, वो बच्चे हैं, इफ़ दे गेट द इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, तो उसकी जो डिजीज़ की जो सिवियरिटी है वो कम हो जाएगी। इट विल नॉट प्रोग्रेस टू सुपर इम्पोज्ड बैक्टीरियल निमोनिया। तो ये एक ही डोज लगवानी है हमें? एक ही डोज होती है हर विंटर, फॉल/विंटर सीजन में एक इन्फ्लुएंजा की डोज लगनी होती है। इससे ये होता है कि ऐसा नहीं होता कि इससे आपको बिल्कुल फ्लू होगा नहीं, लेकिन अगर आपको फ्लू होगा तो वो सिवियरिटी बहुत कम हो। जैसे हमने कोरोना के दिनों में देखा कि कोरोना की जब हमने डोजेस लगाई तो उसके बाद अगर हो भी जाता है तो वो सिवियरिटी उतनी नहीं होती है जितनी हमने देखा है कि लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हो रहे थे, इवन के लोग मर भी रहे थे। जी। सो बेसिकली इन्फ्लुएंजा लोगों को होता है वो क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं होती और इन्फ्लुएंजा वायरल की कोई ऐसे ट्रीटमेंट नहीं है, तो वो कॉन्टेमिनेटेड सर्फेसिस से एक दूसरे से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से वो स्प्रेड होता है और फिर वो सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन होकर वो निमोनिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है। So this is how it leads to, like influenza can lead to pneumonia. लेकिन इसका स्क्रीनिंग क्यों नहीं हो रही है, इसके टेस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? WHO ने क्यों मना किया हुआ है कि इसका टेस्ट नहीं है? निमोनिया के बारे में आपको बेसिकली निमोनिया के टेस्ट में जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो चेस्ट एक्सरे है। ठीक है। चेस्ट एक्सरे पे आपको इन्फिल्ट्रेट्स पता लग सकते हैं कि निमोनिया किस किस्म का है, लेकिन क्योंकि वो उस जो सिम्टोमेटिकली अगर हम बात करें तो अगर अब कोई भी इंसान है जिसको सिंपल फ्लू है या कॉफ है, दैट इज अ सीजनल फ्लू, बट उसको अगर लो ग्रेड फीवर मोर देन 1 वीक हो गया है, उसको बहुत ज्यादा ड्राई कॉफ हो गई है या स्पूटम वाली कॉफ हो गई है, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, उसको डिजीनेस हो रही है, ये सब अलामात हैं। डॉक्टर साहब की मैं बात को कंटिन्यू करूंगा कि इसके अंदर जो ब्लड टेस्ट है इसके अंदर एरर आ रहा था। अच्छा। बहुत ज़्यादा तादाद पे जो है वो पेशेंट जो है वो गलत डायग्नोज हो रहा था, तो उस वजह से WHO ने इस टेस्ट को जो है ना मुस्तरद कर दिया है और उसमें ज़्यादातर ब्लड कल्चर, एक्सरे और इसके ज़रिए डायग्नोज, मुख्तलिफ टेस्ट हैं जिसे आप चेक कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। असल बेसिकली निमोनिया बहुत बड़ी बीमारी है। आप डेंगू के अंदर भागते हैं, कोरोना के अंदर भागते हैं, आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर निमोनिया के, पाकिस्तान के अंदर आप बात कर लें तो कितने लोग निमोनिया से मर जाते हैं। ऐसे ही है। अब निमोनिया की जो डेथ रेशो है वो 3 से 33 तक है, यानी 33% तक जो है वो निमोनिया के पेशेंट, और निमोनिया का जो सीवियर पेशेंट है वो ICU में मर जाता है। ये नहीं कि आप आउटडोर के अंदर बैठ के ये कह दें कि ये जी निमोनिया का पेशेंट आ गया और ये मैंने दवाई दे दी और ये घर चले गए। निमोनिया का सीवियर अटैक जो है वो ICU में लेके जाता है और पेशेंट की 33% तक जो डेथ रेशो है। इससे बचना, जवान आदमी जो बहुत एंटीबॉडीज रखता हो। हुकूमत क्या इकदाम उठा रही है इस हवाले से, इसको कंट्रोल करने के हवाले से? ये कोई आज की बीमारी तो नहीं है, ये बहुत पुरानी बीमारी है और हर साल मेरे ख्याल से इसका अटैक होता है। मैंने तो आपको पहले बताया कि हुकूमत ये अवेयरनेस नहीं दे पा रही कि क्या वो आपने वैक्सीन इसकी करवानी है या नहीं करवानी, इलाज उसने क्या करना है। हमारा तो ये प्रॉब्लम है कि हम इलाज की तरफ भागते हैं, अवेयरनेस। अब पहले उसे बचें,
उसको आने ही ना दें। सर की बात को मैं ऐड ऑन करूंगी, इन्फ्लुएंजा तो लीड कर रहा है ना, लेकिन बेसिकली निमोकोकल जो निमोनिया है उसकी इटसेल्फ वैक्सीन है, ठीक है, जो कि एक उसका सेट पैटर्न है। जिस तरह बच्चे जब पैदा होते हैं तो एक पूरा वैक्सीनेशन कार्ड होता है, इस तरह से निमोनिया का भी एक वैक्सीनेशन कार्ड है जो कि उम्र बताई हुई है WHO ने सर कि इस उम्र पे आपने डोजेस लगवाने हैं, इस उम्र पे बूस्टर्स लगवाने हैं। अब जो 65 इयर्स का बंदा है या मेल और फीमेल, उस पे मस्ट है कि ही और शी हैज टू गेट अ डोज ऑफ बूस्टर ऑफ न्यूमोकोकल वैक्सीन। अगर वो बूस्टर लगेगा, अवेयरनेस होगी, लोगों को पता होगा, जैसे पोलियो की, फ्लू की लगवा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो रेशो है स्वेरिटी की, जो रेशो है बीमारी की, वो कम होगी। बाद मेडिकल माहिरीन कोरोना को नहीं मानते, वो कहते हैं ये निमोनिया का सुयर अटैक हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। अच्छा, आप देखें कि इसके अलामत मुख्तलिफ है ही नहीं कहीं से भी, वो सेम ही सारा लंग्स का इशू है और वो निमोनिया का अटैक है। और आप चेक करें कि तमाम जो निमोनिया के अंदर जो इंजेक्शन और सारा मेडिसिन यूज होती थी उसी से पेशेंट को बचाया जाता रहा है और उसी से पेशेंट बचता है। तो हम उसको नया नाम दे दें, जो मर्जी आप दे दें, अभी 6 माह बाद कोई और बीमारी आएगी, कोई और नाम खुदा ना खास्ता। तो मसला ये है कि आप देखें इससे साबित होता है कि मेडिकल जो है ना वो निमोनिया के अंदर बहुत संजीदा है। पूरी दुनिया के अंदर जो है वो मेडिकल तो संजीदा है सज्जाद साहब, हम लोगों को भी संजीदा होना चाहिए, जो आम लोग हैं इनको संजीदा होना चाहिए कि हमारी आम प्रैक्टिस ये है डॉक्टर सना कि हमारे घर में मतलब फ्लू होता है, गला खराब हो गया या बुखार हो गया, तो हम लोग खुद से मेडिसिन खाना शुरू हो जाते हैं, खुद से भी हम मुआलिज बन जाते हैं ना, डॉक्टर बन जाते हैं, अपने किसी से मशवरा कर लिया और खुद से। इसकी वजह से भी क्या ये जो बीमारी है ये लीड कर जाती है और आपकी कंडीशन वर्स्ट होना शुरू हो जाती है? बिल्कुल ऐसी ही बात है, क्योंकि अगर आपको सिंपल सा फ्लू हो रहा है, ठीक है, आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होम रेमेडीज कर सकते हैं, वो सिर्फ सिम्टम्स के लिए होते हैं। दैट इज नॉट अ सेट रूल टू ट्रीट अ डिजीज, यू नो। अगर जो निमोनिया बेसिकली अगर बैक्टीरियल सुपर इम्पोज निमोनिया हो रहा है तो उसका एक कोर्स है जो कि एंटीबायोटिक कोर्स है, अलॉन्ग विद द प्रिकॉशंस। जिस तरह से हमने सिर्फ मिथ बनाई हुई है कि हमने कोविड में ही मास्क लगाना है, ऐसा नहीं होता। कोई भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जो वायरल इन्फेक्शन है, वो मास्क जरूरी है। डॉक्टर साहब की बात कंटिन्यू करूंगा। एक तो इन्हें पहले बड़ी अच्छी बात की थी, आम लोगों का ये एक कॉमन ज़ेन है कि ये सर्दियों के अंदर होता है। अब सर्दियों के अंदर क्या होता है, इन्होंने कहा था कि ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा सर्दियों के अंदर हमारी कोशिश होती है कि एक दूसरे के साथ जुड़ के बैठे, ताकि सर्दी कम हो, सोते भी इकट्ठे हैं, ज्यादातर बैठते भी इकट्ठे हैं, खाना पीना भी ऐसे छोटी जगह पे लिमिटेड कर लेते हैं। और गर्मियों के अंदर जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं, हम एक दूसरे से ज़्यादा दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका अटैक कम होता है। और वैसे भी सर्दियों के अंदर जो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन है वो ज़्यादा जो है ग्रोथ करती है। ऐसे तो इस वजह से इसे सर्दियों, लोगों का एक कंसेप्ट बना हुआ है कि ये सर्दी की बीमारी है और मुझे ठंड लग गई और मुझे निमोनिया। ये बहुत गलत मिथ है। ये बहुत है, ठंड लग गई है क्या मतलब है? आपका टेम्परेचर बॉडी का देखें कितना ज्यादा है। और वही तो मैं कह रही हूँ कि हम मुझसे डॉक्टर बन जाते हैं ना अपने। अगर वो ठंड लग रही है तो सिर्फ लंग्स को ही क्यों लग रही है, बाकी बॉडी। जुलाई में भी हमारे पास निमोनिया के पेशेंट्स आते हैं और खासकर बच्चे जो है इसका शिकार। गार्डियन की एक नई रिसर्च आई है, मुझे वो उसका रिसर्चर का नाम नहीं याद रहा, द गार्डियन ने इसको पब्लिश किया है न्यूज़ ने। तो उसने एनवायरमेंटल के अंदर जो 52% जो गाड़ियों की पॉल्यूशन का कहा गया है ना, उसके अंदर उसने उस पॉल्यूशन के अंदर उसने कहा है कि 52% हिस्सा टायरों का है। ये नई रिसर्च आई है कि आपके जो टायर हैं, जो ब्रेकें आप मारते हैं, जिस तरह आप गाड़ी चलाते हैं, तो ये बहुत ही इसके बुरे साइड इफेक्ट हैं। उसके अंदर यानी गाड़ियों की पोल्यूशन खुद 52% है और फिर तो उसके अंदर फिर जो टायर का हिस्सा बनता है पोल्यूशन का वो भी 52% है। और पाकिस्तान के आप देखें कि किस तरह के टायर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके अंदर कोई ऐसा माहौलियात का कोई इंस्पेक्शन होती है, कोई इस तरह का कोई चेक एंड बैलेंस। आपको तो खाने की चीज़ों पे इंस्पेक्शन नहीं कर सकते। अभी जी 272 हॉस्पिटलों का विजिट किया है फूड अथॉरिटी ने, उसके अंदर 42 को जुर्माना किया गया। अच्छा। 211 को जो है वो नोटिस जारी किया गया है, वार्निंग दी गई है कि आइंदा आपके ये जो वायलेशन पाई गई, बैक्टीरियल और वायरल आपने यहाँ पे ढेर लगाए हुए हैं, बर्तन धोए बगैर और नाकस चीजें, और ये सारा कुछ हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है। हाँ, हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है, यानी कोई हॉस्पिटल नहीं बचा। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि गवर्नमेंट जो है वो फूड में जो है वो संजीदा नहीं है कि अवाम को शहरियों को किस तरह का खाना और किस तरह की चीज़ें खिलाई जाए, तो फिर बीमारियां ही फैलेंगी ना। आप देखें बच्चों को अंदर मोहल्ले के अंदर ऐसे टॉफ़ियाँ गोलियाँ भर के जैसे तरह पैकेट दिए जाते हैं, उसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है?
वो फूड जो उसके अंदर जो कलर इस्तेमाल हो रहा है वो फूड कलर नहीं है। सोच की बात है, फूड कलर तो बहुत महंगा पड़ता है। फूड कलर नहीं, उसके अंदर ये ड्राई का, ये कपड़ों का जो कलर जो ड्राई करते हैं, वो सारा कलर उसके अंदर शामिल करके, तो आप आए दिन यही कंप्लेन लेके जाएंगे कि बच्चे को निमोनिया हो गया, बच्चे का गला पकड़ा गया, बच्चे को इन्फेक्शन होगी। तो गवर्नमेंट तो मैं नहीं समझता आप इकदाम उस तरह उठा रही है जिस तरह उसे उठाने चाहिए। अच्छा डॉक्टर सना, बच्चा कैसे जा सकता है इससे? एक तो अगर शिकार हो गए हैं तो क्या क्या ऐसी रेमेडीज है जो हमें करनी चाहिए, दूसरा इससे पहले क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? बेसिकली हमने एक तो बात एस्पेक्ट को हमने कर लिया मद्देनजर के जी ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एक दूसरे, लेकिन ये कॉन्टेमिनेट, जैसे सर ने मेंशन किया, कॉन्टेमिनेटेड सर्फेसिस से भी ये स्प्रेड हो सकती हैं। फूड जैसे आप कोई एक इंसान को लग गया फॉर एग्जांपल अनफॉर्चुनेटली, उसने जिस सर्फेसिस पे टच किया है, ठीक है, उस सर्फेसेस से अगलों को, तो इट इज लाइक अ कंटिन्यूस चेन स्प्रेड की। तो बेसिकली सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है जो प्रिवेंशन है दैट इज हाइजीन, जैसे सर ने मेंशन किया, एंड अवेयरनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज लोगों को पता ही नहीं है कि ये सीरियस है या नहीं है, ये इससे बचना कैसे है। उसके अलावा जब इसके सिम्टम्स अगर आपको आ जाते हैं तो आपने डिफरेंशिएट करना है कि आपके किस सीवियरिटी के सिम्टम्स हैं। ठीक है, उन सिम्टम्स को हम ट्रीट इस तरह से कर सकते हैं कि कफ रिलीफ के लिए सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट है, होम रेमेडीज से स्टार्ट होके वी गो टू द मेडिकल एस्पेक्ट। ओके, एंड सिम्टम्स में मैं यहाँ पे आपको टोकना चाहूंगी, सिम्टम्स में ऐसे कौन से सिम्टम्स है? मतलब अब देखें ना, हमें जो वैसे भी कोल्ड हो रहा है उसके भी वही सिम्टम्स हैं, कोरोना के भी वही सिम्टम्स हैं, इन्फ्लुएंजा के भी वही सिम्टम्स हैं, तो कौन सी ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन हो जाएगी, ऐसे सिम्टम में कोई चीज आ जाएगी जो हमने डॉक्टर के पास भागना है? सो बेसिकली जो वायरल इन्फेक्शन होती है फ्लू की, वो मोर देन 7 डेज नहीं रहती यूजुअली, लेकिन अगर आपको कफ और लो ग्रेड फीवर, ड्राई कफ और स्पूटम वाली कफ 1 वीक से ज्यादा है तो इट्स अलार्मिंग। इट्स अ सिंपल थिंग, ठीक है, इट्स अलार्मिंग। अगर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, फॉर एग्जांपल आप बच्चों की बात कर रही थी ना, तो बच्चों में बच्चे नीले नीले हो जाते हैं, आपने देखा होगा, ब्लू होना, साइनोसिस होना शुरू हो जाती है, दैट इज वेरी अलार्मिंग। दैट मींस दैट यू कैन नॉट ब्रीथ आउट फ्रॉम द लंग्स, ब्रीथ इन द लंग्स, वो एक अलामत है। कंफ्यूजन, चक्कर आना, हेडेक, बॉडी पेन्स, अब ये सारी बातें तो शायद किसी ने टच भी नहीं की, बट दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ निमोनिया व्हिच वी रिलेट टू कोविड। और बढ़ते हुए निमोनिया की सबसे बड़ी वजह स्मोक है। आपका जो एनवायरमेंटल, आपका स्मोक जो है वो बहुत ज्यादा, आप समझते हैं कि आप नॉर्मल मौसम के अंदर आप मास्क लगाएं, कोरोना को छोड़ दें, आप अपनी जिंदगी को अगर आपने ग्रोथ करना है, मजीद कंटिन्यू करना है, तो आप मास्क लगा के रखें। लाहौर के अंदर खासकर आपको इसके डाटा का भी पता है, पूरी दुनिया के अंदर लाहौर कहाँ पे चल रहा है, नंबर 1 पे रहता है पूरा साल, ऐसे ही है। तो आप समझें कि आपको कोरोना चिमटा हुआ है और आपने मास्क लगा, सिर्फ कोरोना से ही क्यों डरते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आता है। जिससे डेथ रेशियो कम है बहुत ज्यादा, हम उससे डर के मारे मास्क लगाते रहे, रिश्तेदारियां छोड़ दी, जनाजे छोड़ दिए, शादियां छोड़ दी, तो ये बीमारी की तरफ हम तवज्जो नहीं। लिहाजा एनवायरमेंटल जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि आप हर वक्त लाहौर के अंदर मास्क मसला ये है कि हम इन्वायरमेंटल फैक्टर को लेकर नहीं चलते ना संजीदा, हम आलूदगी को समझते ही नहीं है कि ये भी एक बीमारी है, ये हमें कितना इफेक्ट कर सकती है, हमारे लंग्स को कितना इफेक्ट कर सकती है। हम कहते हैं ठीक है, इट्स ओके, चलता जा रहे हैं, हम पहले भी ऐसे ही थे, अब भी ऐसे ही है। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्पेसिफिकली पेरेंट्स को ये जो आम उनको नजला फ्लू वगैरह होता है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं, तो पेरेंट्स खुद ही सिरप और खुद ही चीजें देना शुरू कर देते हैं, होम रेमेडी। तो वो नहीं करना चाहिए, एक्सपर्ट कंसल्ट करना चाहिए। मिडल एज के लिए स्मोकिंग इज ऑल्सो वेरी मेजर रिस्क फैक्टर, ठीक है, नो ऑफेंस टू एनीवन बट इट इज। एंड ओल्ड एज के लिए एज आई सेड दैट क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम वैसे ही वीक होता है, बच्चों का भी और ओल्ड एज जो मिडल एज पीपल होते हैं, तो वी हैव टू गेट द वैक्सीनेशन, वी हैव टू डू द प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स। और अगर अब फॉर एग्जांपल हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं कि अगर चले हो गया है खुदा, क्योंकि होना है जिस तरह का हमारा माहौल है, अगर किसी को हो गया तो एक मिथ है जो मैं जरूर मेंशन करूंगी कि लोग क्या करते हैं कि हम उनको दवाई देते हैं कि एंटीबायोटिक का कोर्स होता है, ठीक है, एक 5 डेज का है, 7 डेज का है, ठीक है, जो भी आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली हमने आपको कोर्स प्रिस्क्राइब किया। तो लोग क्या करते हैं कि चले 3 दिन उन्होंने दवाई लिया, उनके सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं, वो छोड़ देते हैं, दे लीव इट। बट दिस इज वो फायदा ही नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस डेवलप होने से पहले जो उसका सेट पीरियड है, जो उसका इंक्यूबेशन पीरियड है, वो है ही 5 to 7 डेज। आपने 3 दिन लेके छोड़ दिया है तो वो फायदा ही नहीं है, दैट इज नथिंग। लाइक आपके सिम्टम्स रिलीफ हो गए हैं बट दैट इज
लेकिन वो सही तरह आप क्योर नहीं हो पाए हैं। आप जब पूरा वो कोर्स ही नहीं करेंगे तो आप दोबारा से बीमार हो सकते हैं। तो इसलिए अपनी सेहत का खास करके ख्याल रखें और डॉक्टर से खुदारा कंसल्ट कर लिया करें। कोई भी ऐसी सिम्टम्स आए खुद से ही ना अपना नॉलेज बन जाया करें। डॉक्टर सना अली हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर सना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और सजाद काज़मी साहब भी हमारे साथ मौजूद। सजाद साहब बहुत शुक्रिया। और जनाब, ये इन्फ्लुएंजा निमोनिया के हवाले से हम बात कर रहे थे कि इसके शिकार बहुत ज़्यादा अफराद हो रहे हैं, तो किस तरह हमने इससे बचना है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, बात कर लेते हैं कल होने वाले मुल्की तारीख के अहम तरीन फैसले की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी जजेस के बेंच ने फैसला सुनाते हुए दोनों सूबों में इंतखाबात 90 दिनों में कराने का हुक्म दे दिया है। और इससे पहले ये बेंच 9 जजेस पर मुश्तमिल था, जिनमें से 4 जजेस अपनी मर्जी से इस केस के फैसले से अलग हो गए थे, जिसके बाद 5 जजेस ने समाअत करते हुए फैसला महफूज किया था और कल 11 बजे वो फैसला सुना दिया गया था। और फैसला आने के बाद मुस्लिम लीग नून ने मुशावरती इजलास बुला लिया, जिसमें हम फैसले किए जाने के भी इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब देखा जाए तो इमरान खान ने दोबारा ज़मान पार्क में अपने डेरे जमा लिए हैं और इसी तरह कारकुनान की एक बड़ी तादाद ज़मान पार्क के इर्द गिर्द मौजूद भी है। इमरान खान ने जेल भरो तहरीक भी मुअत्तल करने और इंतखाबी मुहिम के आगाज का ऐलान कर दिया है। इमरान खान ने इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि आइन की पासदारी सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी और सुप्रीम कोर्ट ने बहादुरी से अपना किरदार भी निभाया है। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 2 के मुकाबले में 3 की अक्सरियत से दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने फैसले से इख्तिलाफ किया है और अदालत के सिवा किसी आईनी इदारे को इंतखाबात की मुद्दत बढ़ाने का इख्तियार नहीं है। और दूसरा ये देखा गया है कि पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में सदर को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार दिया है। और इस फैसले पर अमल दरामद कब से शुरू होगा, इलेक्शन की तैयारियों में वक्त लगता है, क्या 90 रोज़ में निगरान हुकूमतें यह हम जिम्मेदारी अंजाम दे पाएंगी। और 90 रोज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि जनाब 90 रोज़ निगरान सेटअप आने के बाद से शुरू होंगे या फिर कल के फैसले के बाद से मजीद 90 दिन का आगाज़ किया गया है। और नुमाइंदे जो है 5 साल के लिए आपको पता है मुंतखब होते हैं, तो किसी शख्स की हिदायत पर असम्बली तहलील कैसे हो सकती है। इसके अलावा और भी बहुत से सवालात हैं जिनके आज जवाबात हमने लेने हैं। हमारे साथ इस वक्त इन स्टूडियोज़ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद नसीर कंबो साहब हैं, माहिर कानून हैं। उनसे थोड़ी सी आइन के हवाले से और कवानीन के हवाले से जान लेते हैं। चौधरी साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। नसीर साहब, कल एक बहुत बड़ा फैसला आया है और कह लें कि तारीख, पाकिस्तान की तारीख में यहाँ फैसला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जनाब 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया गया है। तो मुझे बताइए कि नून लीग की जानिब से 4-3 के हवाले से भी वो थोड़े इबहाम मौजूद हैं कि 4 जजेस ने इख्तलाफ किया है, 3 जजेस ने इस पर फैसला सुनाया है, तो ये क्या वर्डिक्ट आ रही है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम आपके सवाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। पहला सवाल आपका ये है कि क्या ये 90 रोज़ जो हैं ये कल फैसले से 90 रोज़ शुरू किए जाएंगे या जब असम्बली डिज़ॉल्व हुई थी उस वक़्त से 90 रोज़ शुरू किए जाएंगे? इसमें देखें, जो जब असम्बली डिज़ॉल्व हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में 90 दिन दिए गए हैं, ये वही 90 दिन हैं। लेकिन लेकिन मैं आपको इसमें अर्ज़ करता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नीचे कुछ डायरेक्शंस दी हैं मुख्तलिफ अदारों को, गवर्नमेंट को दी है, अथॉरिटीज़ को दी है, इलेक्शन कमीशन को दी है। इसमें उन्होंने खुद जो है वो लचक रखी है अपने फ़ैसले में कि आप ये जो टाइम बहुत थोड़ा है, क्योंकि कानूनी पेचीदगियों में भी टाइम काफ़ी जो है वो ये पहले डिसाइड नहीं हो रहा था कि किसने जो है वो इलेक्शन की तारीख देनी है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां भी करनी है, कैंडिडेट्स को भी टाइम मिलना है, सारे मामलात की बाबत उन्होंने ये ऑब्जर्व फरमाया है कि 90 डे में तो इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड है कि जब असम्बली डिज़ॉल्व हुई
तो उस दिन से 90 डे के अंदर इलेक्शन हो, लेकिन ये रीज़निंग है जिनकी वजह से अब टाइम काफ़ी शॉर्ट है, तो उसमें उन्होंने डायरेक्शन दी है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है पंजाब की हद तक और इलेक्शन कमीशन आपस में मुशावरत करें और कैलकुलेट करें टाइम को, और मिनिमम पॉसिबल टाइम जो है, अगर 90 दिन से कुछ दिन ज़्यादा भी हो जाते हैं तो उन्होंने इस फैसले में लचक रखी है, लेकिन उन्होंने यही फरमाया है कि आप मिनिमम पॉसिबल टाइम जो है, जो कि आइन के तहत जो है 90 रोज़ हैं, उसकी स्पिरिट के मुताबिक जल्दी जो है वो आप इलेक्शन का बंदोबस्त करें। तो इसलिए जो है वो एक तो जो 90 रोज़ वाली बात है वो जिस दिन असम्बली बर्खास्त हुई है उस दिन से 90 रोज़। अच्छा, दूसरा इसमें मामलात को थोड़ी सी लचक के साथ कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान जो है वो मुशावरत के साथ इसके ऊपर जो है ना वो आगे भी जा सकते हैं। दूसरा सवाल था आपका कि मुस्लिम लीग नून जो है वो ये कह रही है कि ये फैसला 3-4-3 की रेशो से है, तो और गवर्नमेंट अपना इमरान खान या पीटीआई ये कह रही है कि ये 3-2 से फैसला। हाँ जी। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये अबहाम तो है, क्योंकि वो जो दो जजेस ने जो फैसला दिया है, पहले जस्टिस अतर मिनल्ला और उसके साथ दूसरे जज थे, उनके इख्तलाफी नोट को जो उन्होंने सो मोटो जो था वो खारिज किया था, उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है। जब रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है तो इसका मतलब पढ़ा जाएगा, तो इसका मतलब राय 4-3 से होगी, तो उनकी बात में नून लीग के मौक़िफ़ में काफ़ी हद तक कानूनी तौर पे जान है, लेकिन इसका फैसला भी तो अल्टीमेट अदालतों नहीं करना है। एग्जैक्टली, वो फिर अदालत में जाएगा और फिर उसके बाद इसकी तशरीह होकर वापस आएगी। हमारे साथ आमिर अब्बासी इस वक्त मौजूद है, नुमाइंदा खसूसी दुनिया मीडिया ग्रुप इस्लामाबाद से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आमिर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आमिर, बताइएगा, कल आप पूरा दिन कोर्ट में मौजूद भी रहे हैं और वहाँ से वक्तन फ़वक्तन अपडेट भी करते रहे हैं कि क्या फ़ैसला आ रहा है, तो मज़ीद क्या डेवलपमेंट हुई है, मज़ीद क्या डिटेल्स हैं, वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही अपनी बेंच ने जब फैसला सुनाया तो ये बताया गया कि 2 जजेस साहिबान जो बेंच में शामिल हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, उन्होंने इख्तलाफ किया है काबिल समात होने पर। देखिए, इस पूरे फैसले में किसी भी जज ने इस बात से कोई इनकार नहीं किया कि इंतखाबात 90 रोज में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, लेकिन एतराज बुनियादी जो था वो आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत जो आज खुद नोटिस लिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस पर एतराज किया गया। तो इस हवाले से अब क्योंकि आइन तो बड़ा है कि किसी भी तरीके से मामला 90 रोज से आगे नहीं जाना चाहिए, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में भी लिखा, और जो इवन इख्तलाफ करने वाले जजेस हैं उन्होंने दौरान समात भी रिमार्क्स में यही कहा कि इसमें तो आइन वाज़े है। इख्तलाफ था तो वो सिर्फ एक बात पर था कि सुप्रीम कोर्ट इस बात की वजाहत करे कि जब असेंबली खुद तहलील होगी तो उसके बाद इंतखाबात की तारीख का ऐलान कौन करेगा, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने वादे किया अपने इस तहरीरी हुक्मनामे में और समात में कि अगर गवर्नर जो है वो असेंबली तहलील नहीं भी करते तो इंतखाबात की तारीख जो है वो देना फिर सदर पाकिस्तान का काम होगा, और सदर पाकिस्तान जो है वो तारीख का ऐलान करेंगे। पंजाब की हद तक और खैबर पख्तूनख्वा की हद तक ये वाजे किया गया कि वहाँ पर गवर्नर की आईनी जिम्मेदारी थी कि वो तारीख देते, क्योंकि उन्होंने असेंबली तहलील की थी, और वहाँ पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है वो अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हुए, लिहाजा इस बात की वजाहत कर दी गई। लिहाजा साथ में सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में ये भी कहा कि इंतखाबात हर सूरत यकीनी बनाए जाएं 90 रोज के अंदर जो आइन में दिया गया वक्त है, और इन्हीं 90 रोज के अंदर इंतखाबात के लिए वफाकी हुकूमत भी हर किस्म की मुआवनत करे, जो हुकूमत इलेक्शन कमीशन है उसकी, और इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाए। तो ये एक तफसीली फैसला जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया, और बुनियादी जो इख्तलाफ भी किया गया जो 2 जजेस की तरफ से, वो इसके काबिल समात होने पर था, और इसी काबिल समात होने के हवाले से ही वो 2 जजेस ने इख्तलाफ किया कि ये खुद नोटिस केस में ये मामला काबिल समात नहीं था, क्योंकि मामला पहले ही लाहौर हाईकोर्ट और पेशावर हाईकोर्ट में ज़ेर समात था। अच्छा, दूसरा आमिर ये भी क्लियर कर दें, बहुत से लोग जो है 90 रोज़ के लिहाज से जो है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि 90 रोज़ निगरान सेटअप के आने के बाद से शुरू होंगे या कल के फैसले के बाद से शुरू होने वाले हैं? जी देखिए, इसमें आइन बहुत वाजे है कि जब भी असेंबली तहलील होगी जो पंजाब में हुई 14 जनवरी को, और उस वक्त से 90 रोज शुरू हो जाएंगे। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की हद तक 18 जनवरी को असेंबली तहलील हुई थी, लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा की जो 90 रोज मुकम्मल होते हैं वो 18 अप्रैल को होते हैं। यूं 90 रोज उस दिन से शुरू होते हैं जिस दिन असेंबली तहलील होती है।
लिहाजा ये बात तो आइन में बड़ी वाज़ेह है कि इस हवाले से 90 रोज जो हैं वो जिस दिन असेंबली तहलील होगी वहां से शुरू हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा आमिर, 45 दिन तो लगभग गुजर चुके हैं निगरान सेटअप के आने के बाद, और 90 रोज में जो कह लें तो दूसरा, पहले हम देख रहे थे कि ये सारे जवाब पैदा किए जा रहे थे कि जनाब हमारे पास फंड्स नहीं है, वजारत ख़जाना ने माजरत कर ली थी, पुलिस अपने अहलकार देने से उन्होंने माजरत कर ली थी, GHQ ने भी स्टाफ देने से मना कर लिया था, स्कूल अथॉरिटीज़ जो थी वो कहते हैं हमारे पास आतिज़ा नहीं है। तो अब क्या इन तमाम तर चीज़ों को फुलफिल कर लिया जाएगा और इलेक्शन जो है वो फिर अपने टाइम टेबल पर हो जाएंगे? देखिए, इस हवाले से दौरान समाअत भी अदालत में ये बात सामने आई थी कि इलेक्शन कमीशन ने दवाब पेश किया कि हमारे साथ इदारे ताउन नहीं कर रहे, तो उस पर अदालत के तमाम ही जजेस के ये रिमार्क थे कि तारीख देने में तो ये बात रुकावट नहीं बन सकती, क्योंकि पहले मरहले में तो आपने तारीख देनी है, और ये जो दीगर रुकावटें जिनका इजहार किया इलेक्शन कमीशन ने, ये तो सेकेंडरी मसाइल हैं, बट प्राइमरी जो मसला है वो है इलेक्शन की तारीख का, तो वो पहले दी जाएगी और उसके बाद ही इन मसाइल को भी हल किया जाएगा। महज इन मसाइल की निशानदेही के ऊपर इंतखाबात को मुलतवी नहीं किया जा सकता, और ये कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है कि जिसकी वजह से पूरे एक जमहूरियत का जो निज़ाम, जो पूरा एक इमारत खड़ी है जमहूरियत की, इंतखाबात की बुनियाद बेसिकली असेंबली है जमहूरियत की बुनियाद, और इसी इंतखाबात को यकीनी बनाना हर सूरत आईनी जिम्मेदारी है तमाम रियासती इदारों की। तो अदालत ने ये कहा कि इस हवाले से जो रुकावटें आएंगी वो तो आती रहेंगी और उसको हल भी किया जाएगा, लेकिन पहले मरहले में तारीख का ऐलान होना जरूरी है, और वो तारीख का ऐलान हर सूरत होना चाहिए। यही तो कहा कब तक ज़राए क्या कहते हैं आपके आमिर के इलेक्शन की तारीख कब तक मुतवक्के हो सकती है? देखिए, मिनिमम पॉसिबल टाइम में कहा गया है कि जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन के जो हुकाम है वो सदर पाकिस्तान के साथ मुशावरत करें और मुशावरत के बाद सदर पाकिस्तान तारीख का ऐलान कर दें, और इसमें विदाउट एनी डिले ये काम होना चाहिए। कभी इम्कान है, कल भी इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने इजलास किया और कल भी इस पर मुशावरत की गई, और आज भी मुशावरत का इम्कान है, और आज भी इसमें अहम मुशावरत होगी, और उसके बाद इम्कान यही है कि जल्द से जल्द सदर पाकिस्तान के साथ तमाम तर जो मामलात हैं उनके ऊपर मुशावरत करने के बाद सदर पाकिस्तान तारीख का ऐलान करेंगे। लेकिन ये तमाम तर जो चीजें हैं ये मुशावरत के साथ जो है वो की हैं, उसके साथ कहा गया है कि आपने मुशावरत के साथ ये तमाम इश्यूज को एड्रेस करना है, तो लिहाजा मुशावरत भी जरूरी रखी गई है, और कभी इम्कान है कि आज ही इलेक्शन कमीशन के हुकाम अपनी मुशावरत करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की रोशनी में सदर पाकिस्तान के साथ भी फिर तमाम जो मसाइल हैं वो रखेंगे सामने, और फिर मुशावरत के बाद तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। ठीक है जी, आज मुशावरत के बाद जो है तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। आमिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदा खसूसी थे और इस्लामाबाद से हमें जनाब अपडेट कर रहे थे। आमिर, आपका बेहद शुक्रिया। चौधरी साहब, आपने ये सारी कॉन्वर्जेशन सुनी है, आमिर हमें अपडेट कर रहे थे, तो अभी आगे क्या आपको लगता है कि इलेक्शन की तारीख आ जाएगी आराम से मुशावरत के बाद? देखिए, अब तो सुप्रीम कोर्ट के बाद तो कोई फोरम है ही नहीं। हाँ। तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात तो हम ना चाहते हुए भी माननी पड़ेगी। अच्छा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसने जो आइन के तहत तारीख बताई गई है उसी को अनाउंस किया है, जिस पे कन्फ्यूजन थी कि गवर्नर देगा तारीख या इलेक्शन कमीशन देगा या सदर देगा। तो अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो हुक्म फरमा दिया है, अब वो हुक्म जो है वो मनोवन मानना पड़ेगा, हर अदारे को मानना पड़ेगा। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सारी बातें आमिर बता रहे थे कि फंड्स नहीं है, नो डाउट ये मसला तो है। अच्छा। पाकिस्तान में देखें ना, अब IMF से पैसे तो हमें मिल नहीं रहे, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि हर हाल में कराने हैं, तो अब तो सारा कुछ हो रहा है। अब तो ये हो सकता है कि ये जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इनको बैठ के सदर पाकिस्तान, गवर्नर और सारे स्टेक होल्डर ये कंसेंसस के साथ डायलॉग के तहत मामला तय कर ले। बेहतर तो यही है कि जनरल इलेक्शन इकट्ठे हों। हाँ। क्योंकि वरना क्या है, जब पंजाब में इलेक्शन होने, वफाक में गवर्नमेंट किसी की है, केयर टेकर सेटअप तो है नहीं, तो आपका 65% हिस्सा तो पंजाब है, और उसके बाद जब 6 महीने बाद इलेक्शन वफाक में होने तो पंजाब में किसी और की गवर्नमेंट होनी है। तो ये ट्रांसपेरेंसी जो है ना, इस पे सवालात उठते रहने हैं। तो बेहतर है कि सारे स्टेक होल्डर बैठ के सुप्रीम कोर्ट के पास ही किसी पिटीशन में चले जाएं कि जी हमें जो है वो कर लिया जाए, क्योंकि अदालत तो उस वक्त
अपना इख्तियार इस्तेमाल करती है, या जब आप सारे फ्रीकैन किसी बात पे नहीं पहुंचते तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो आइन के मुताबिक होता है वो करना होता है। देखो इस मामले में मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की या बेंच की भी जो है वो जो प्रेस्टिजियस जो है वो मुतासर हुई है। देखे ना, बार बेंच के अंदर से सवालात उठे, जजेस पे एतराज़ात हुए किसी ऑडियो का हवाला बना के, मतलब पॉलिटिकल लीडर जो थे हमारे, उन्होंने जलसों में बैठ के उन पे तनकीद की, फिर उनको जजेस को बैक फुटिंग पे जाना पड़ा, बेंच में से अपने आप को अलहदा करना पड़ा, फिर 2 जजेस बेंच से अलहदा हो गए इख्तलाफी नोट लेके कि ये मेंटेनेबल नहीं है। उनकी बात में भी काफ़ी हद तक जाम थी, क्योंकि जब एक मामला लाहौर हाई कोर्ट ने टेकअप कर लिया, जब एक अदालत टेकअप करके वो ऑर्डर दे चुकी है तो वो ऑर्डर उसे मनवाने दे, और उसके बाद आपको नहीं पसंद, देखे ना, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ICA इंट्रा कोर्ट अपील गवर्नर ने फाइल कर दी, उसका फैसला होने देते, उसके बाद 185(3) में जाता मामला अपील की सूरत में सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट टेकअप करती। तो अब पेंडेंसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो टेकअप किया है, वो जो इख्तलाफी नोट है, मैं समझता हूँ अवाम की नज़रों में ये चीज़ें बहुत शकूक व शुबहात पैदा करती हैं, और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अदारा जो है, बेंच जो है, वो उसकी इज्जत और तकरीब पे कोई हरफ नहीं आना चाहिए। बेशक, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, दूसरा हमारा आइन क्या कहते हैं, जैसे गवर्नर साहब कह रहे थे कि मैंने जैसे नहीं तोड़ी है असम्बली तो मैं भी तारीख देने का पाबंद नहीं हूँ, तो हमारा आइन इस हवाले से क्या कहता है? इसमें मैं आपको बताऊं कि जो आइन की स्कीम है, तो ये प्रोविंशियल असम्बलीज को आइन का आर्टिकल 105, 106, 107 और 112 जो है वो डील करते हैं। इसमें मुख्तलिफ सिचुएशंस बताई गई हैं कि अगर तो असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करके फिर तो ऑटोमेटिक डिज़ॉल्व हो जाती है, फिर तो गवर्नर का रोल ही नहीं है, फिर सदर जो है वो वफाक की अलामत है आर्टिकल 222 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, तो सदर जो है वो अपना इलेक्शन कमीशन के साथ मशावरत करके तारीख दे देता है, और इलेक्शन एक्ट का 57 भी यही कहता है। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन में ये आ गया कि अगर अपनी मुद्दत से पहले असम्बली डिज़ॉल्व करने के लिए समरी जो है उसने चीफ मिनिस्टर ने जो है अपनी एडवाइस भेजी, अगर तो गवर्नर वो एडवाइस को एक्सेप्ट कर लेता है, फिर तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि गवर्नर ने ही तारीख देनी है। अच्छा। लेकिन अगर गवर्नर जो है वो उस एडवाइस को एक्सेप्ट नहीं करता, और वो आइन में लिखा हुआ है कि 48 आवर में खुद ब खुद जो है वो असेंबली डिसॉल्व हो जानी है, और यहाँ पे ये सवाल पैदा हुआ था कि अब तारीख किसने देनी है। गवर्नर कह रहा था अगर मैं असेंबली डिसॉल्व करने के ऑर्डर पे दस्तखत करता तो मैं तारीख देता, लिहाजा मैंने तो डिसॉल्व की नहीं, तो लिहाजा फिर इस बात पे ही जो है वो मामलात में क्लैरिटी चाहिए थी, और इलेक्शन कमीशन कह रहा था मैंने तारीख नहीं देनी, गवर्नर कह रहा था मैंने नहीं देनी, बीच में से सदर ने इलेक्शन कमीशन की मुशावरत के बगैर तारीख दे दी, और मामला अदालतों में चला गया। और अब इस सवाल की बाबत अदालत ने जो है वो क्लैरिटी के साथ बता दिया, ये फैसला आने वाले सालों में भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन होगी तो उसके लिए बतौर प्रेसिडेंट ये पेश किया जाएगा। तो इसलिए अदालत ने 3 सवाल फार्मूलेट किए थे जब अदालत ने कहा था कि हम इस सो मोटो केस को डिसाइड करेंगे। पहला अदालत ने यही किया था कि अगर इस तरह के सर्कमस्टांस आ जाते हैं तो तारीख देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस स्टेक होल्डर की है, और दूसरा बताया था कि क्या बोर्ड होगा वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह डिस्चार्ज करेगा, और तीसरा वफाक और सूबों के रोल की बाबत जो जनरल इलेक्शन में उसमें 3 सवाल फार्मूलेट किए गए थे, और तीनों सवालों का जो है वो अदालत ने डिटेल अपने फैसले में जो है वो बता दिया है। देखो ना, वफाक को और सूबों को और तमाम अथॉरिटीज़ को कहा है कि आप तावन करें हर तरह के इलेक्शन कमीशन के साथ, सदर पाकिस्तान को कहा है कि आप इलेक्शन कमीशन के साथ मशावरत करके तारीख जो है वो उसको अनाउंस करें, और साथ रिलैक्सेशन भी दे दी है कि अगर कोई दिन 90 दिन से ऊपर जाते भी हैं तो उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ आप वो दिन कंडोन कर सकते हैं, क्योंकि अब टाइम थोड़ा है। अगर कैंडिडेट्स को पूरा टाइम नहीं दिया जाता कैंपेन का, तो अभी उनके नॉमिनेशन पेपर जमा होने हैं, फिर उन पर एतराज़ात होने हैं, तो फिर भी ये जो है चीज़ें डिस्प्यूटेड होनी है। तो इसलिए अब इसमें मैं समझता हूँ कि अभी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तमाम स्टेक होल्डर्स को होश के नाखन लेने चाहिए, मामले को मिल बैठ के हल करवाएं, अगले 5 साल का जो सिस्टम है स्मूथली चले, ताकि इस चीज़ पे उंगली ना उठे कि ये इलेक्शन धांधली ज़्यादा है, क्योंकि हर साल हमारे यही होता है। तो अब अगर ऐसे ही सिचुएशन में इलेक्शन हो जाते हैं तो इसमें किसी ने इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को मानना नहीं, तो अगले
अगले दिन जिसने जीत जाना है उसने कहना है ट्रांसपेरेंट हुए हैं, फ्री एंड फेयर हुए हैं, और जिसने हार जाना है उसने कहना कि जी धांधली हो गई है मेरे साथ, स्टेट मशीनरी मेरे खिलाफ यूज़ हो गई है, मेरे खिलाफ अदालत यूज़ हो गई है, जो मसलन हमारे यहाँ होता है। तो इसलिए ये बैठ के इनको करना चाहिए, इसका और कोई हल नहीं है। और पाकिस्तान के हालात भी इसी चीज़ के मतवाज़ी हैं कि ये मामला को मिल बैठ के करें, ताकि अगले 5 साल का टेन्योर जिसको भी मिले स्मूथली मिले, ताकि वो पाकिस्तान के मफाद में माशी पॉलिसीज़ बनाए। और पाकिस्तान में मैं कहता हूँ कि इक़दार जो है ना सियासत में आनी चाहिए और एहतराम होना चाहिए। 180 डिग्री पे सबको नहीं होना चाहिए, ये मुल्क का फ़ायदा इसी में है। अच्छा, दूसरा कम्बो साहब मुझे बताइए कि बहुत सारे हम भी मौजूद है, लोगों के दरमियान में भी कन्फ्यूजन है कल के फैसले को लेके, तो क्या उस फैसले के ऊपर कोई और भी उसके खिलाफ करार जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, अदालत के पास जा सकते हैं अगर हुकूमत चाहे तो? उनके पास कोई और कानूनी ग्राउंड्स अभी भी मौजूद हैं या अब इसके बाद कुछ नहीं बचा है? इसमें मैं समझता हूँ कि अब जाने को तो कोई भी जा सकता है अदालत में, लेकिन मेंटेनेबिलिटी पे बातें जो हैं वो जब चीज़ें बहुत सारी, क्या फुल बेंच की वो कर सकते हैं? देखिए फुल बेंच की उस वक्त उन्होंने इतराज़ किया था जी, पीडीएम सारे ने, अब वो बात उनकी नहीं मानी गई तो इसका मतलब है वो चीज़ डिसाइड होगी। तो अब ये अवाम में जाके अपना बयानियाँ कहेंगे कि देखें जी हमें फुल बेंच नहीं दिया गया, फुल बेंच ये फैसला करता, देखें जी जजेस जो थे उन्होंने 4 जजेस ने इख्तलाफी नोट दिया। मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को फिर जारी बात है अपोजिशन पार्टियों ने या पीडीएम ने इस चीज़ को अपने इलेक्शन कैंपेन बना लेना है। और इस चीज़ को देखे ना, जब बेंच के अंदर से आवाज़ उठती है ये बहुत सीरियस है। देखे ना, आम हम जो मर्जी कहते रहें, लेकिन जो जजेस के कलम से निकला हुआ लफ्ज़ है उसकी बड़ी अहमियत है। और हमारे होता रहा है कि जजेस को जिसको जो जज सूट कर रहा होता है उसका नाम ले लेके लोग जो है पॉलिटिकल फ़ायदे लिए जा रहे होते हैं, कहीं से जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का नाम लेके अपने मफाद के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं वो लॉन्ग रन चलनी नहीं चाहिए। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को अदालत ने तो अपनी कानूनी ड्यूटी निभानी थी, निभा दी है। अदालत के पास मामलात जाते क्यों हैं, बैठ के क्यों नहीं अहलियत हमारे सियासतदानों में कि अपने मामलात को मिल बैठ के हल करें? लाजमी नहीं हर दफ़ा देखें इसमें अदालतों पे भी इल्ज़ाम है कि वो मामलात में उनकी मामलात कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारा कसूर हमारे स्टेक होल्डर्स का भी है, तो वो उठा के बात उधर ले जाते हैं, किसी जगह इनका कंसेंसस ही नहीं होता। देखिए ना, अब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर लगे हैं, वो सारा इलेक्शन कमीशन ने लगाया, ये इनमें अहलियत ही नहीं कि बैठ के ये कर लें। तो इसलिए अदालत को ये खुद भी अपनी मामलात को अदालतों को हल करने, अदालतों को इन्वॉल्व कर लेते हैं, ये अच्छी रवश नहीं है। अदालतों को उनके काम करने दें। तो हम अदालत के इसमें होता क्या है, छोटी छोटी चीज़ों में अदालत में मामला जाता है, हिजान की कैफियत होती है, 10-10 घंटे 5-5 घंटे हेयरिंग होती है, और फिर जो रूटीन का काम है वो अदालत कर नहीं सकती। अदालतों को रातों में भी फिर खुलना पड़ता है। देखिए अब देखिए ये पॉलिटिकल मामलात या पॉलिटिकल लीडरों के मामलात जब अदालतों में इतवार वाले दिन भी रिलीफ मिलते हैं, रात को 12 बजे भी रिलीफ मिलते हैं, फिर अदालत की क्रेडिबिलिटी, मैं समझता हूँ कि ये रिलीफ एक आम बंदे के लिए भी कर दें। फिर रात को 12 बजे जो है वो जज बैठा हो, जो मर्जी जाके दरवाजा खटखटाए, फिर मैं समझता हूँ ठीक है, दे रिलीफ, बड़े लोगों को दे, सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। लेकिन अगर ये रिलीफ आप आवाम को नहीं देंगे तो फिर ये कहा जाएगा कि ये इशराफिया के लिए है। तो कानून की नजर में तो सारे बराबर होते हैं, तो ये कानून या कॉन्स्टिट्यूशन की जो मंशा है उस पे जो है वो उसके मुताबिक फिर लोगों के दिलों में शुरू को ठीक है जी, ठीक है जी। चौधरी मोहम्मद नसीर कंबो साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर कानून है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और कल के फैसले के हवाले से कुछ कानूनी तकाजे थे जो हमने भी पूरे किए हैं, एक कानून को जानने की कोशिश की है कि क्या क्या इबाहम मौजूद हैं और किस तरह उनको हल किया जा सकता है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब। तो जनाब हर तरफ एक ही दुहाई हमें सुनाई देती है, वो है महंगाई, महंगाई और बस महंगाई। क्योंकि महंगाई ने हम सबकी कमर तोड़ कर रख दिया और हर कोई सर पकड़े बैठा हुआ है। लेकिन महंगाई है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही है। रोज़ बरोज़ अशय ज़रूरिया की बढ़ती कीमतों ने अवाम का जीना मुहाल कर रखा है। पेट्रोल की कीमत कभी 35 रुपये बढ़ाकर 5 रुपये सस्ती कर दी जाती है, तो कभी नॉन स्टॉप बढ़ती ही जाती है। मुख्तसर ये
कि अब बाइक हो या फिर गाड़ी, पेट्रोल पर चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ जाती जा रही है, क्योंकि पेट्रोल एक आलमी मसला है और आलमी सतह पर भी कीमत ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन वाज़ेह रहे कि इतनी नहीं होती जितनी पाकिस्तान में आए दिन होती रहती है। खैर, इस झंझट से निकलने के लिए दुनिया अब ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है। बसेज हो, मोटरसाइकिलें हो, गाड़ियाँ हो या फिर स्कूटी, सब इलेक्ट्रिक बसेस पे या इलेक्ट्रिक बाइक्स पर चल रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि जनाब अब तक पाकिस्तान ग्रीन एनर्जी से मुस्तफ़ीद क्यों नहीं हो सका है, जबकि यहाँ तो इलेक्ट्रिक बसेस भी आनी थी, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी आनी थी, मोटरसाइकिलें भी आनी थी, पर ऐसा कुछ भी हमें सड़कों पर नज़र नहीं आया है। तो पाकिस्तान में ग्रीन एनर्जी आम क्यों नहीं हो सकती है, इस पर बात करेंगे, जानेंगे कि ग्रीन एनर्जी से पाकिस्तान के अवाम कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पर आने से हमारी कितनी बचत हो सकती है। आज हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं साद फ़ारूक हैं, जो कि जनाब एंटरप्रेन्योर हैं और ग्रीन एनर्जी के हवाले से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और जनाब उन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो मुतारिफ़ करवा दी है। तो उनसे जानेंगे कि जनाब ये इलेक्ट्रिक बाइक किस तरह काम करेगी और जो हमारे पेट्रोल जिस तरह बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, उसमें हमें किस तरह रिलीफ मिल सकता है। साद, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। साद, जितनी महंगाई बढ़ती जा रही है ना, और जिस तरह मैंने पेट्रोल के बारे में बताया, इतनी ज़्यादा उसकी कीमतें होती जा रही हैं और उसके बाद बाकी चीज़ें भी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो उसमें ये जो छोटा सा आप रिलीफ हमारे लिए हवा का झोंका लेके आए हैं, रिलीफ का झोंका लेके आए हैं, इसके हवाले से बताइए। सबसे पहले तो महंगाई के हवाले से बताइए, महंगाई में जो ये इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है कितना कारआमद या फ़ायदेमंद साबित होने वाली है? देखिए जी, जिस तरह भी आपने पूरा ओवरव्यू दिया, ये तो बिल्कुल आजकल हमारे यहाँ हर बंदे का मसला है, चाहे किसी भी इनकम ब्रैकेट से आपका ताल्लुक हो, ये वाली वो जो इन्फ्लेशन हो रही है, ये इन्फ्लेशन सबको हिट कर रही है। हाँ। तो इसके अंदर बहुत सबके बजट्स आउट हैं, सबके प्रॉब्लम्स हैं, तो इसके अंदर सबको कोई ना कोई सेविंग की तरफ भी जाना है। जहाँ अपनी इनकम बढ़ानी है वहाँ सेविंग को भी देखना है। तो जिस तरह भी आपने बात की ग्रीन एनवायरनमेंट और ऑटो व्हीकल्स के अंदर इलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट, तो दुनिया में तो इस वक्त आम है। इस वक्त दुनिया में कोई ऐसा ये कोई अमेजिंगली प्रोडक्ट नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में थोड़ा ग्रेजुअल लेट स्टार्ट हो रहा है, बट यस, आने वाले दिनों में यहाँ पर भी आप देखेंगे कि रोड्स के ऊपर काफ़ी इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब अगर महंगाई की बात करें तो अगर सिर्फ मोटर साइकिल्स की बात करें, 70 सीसी बाइक मामून एक आम घर में 2-3 बाइक्स मामून होती हैं। एक आम मोटरसाइकिल का 10 से 12 हज़ार रुपये महीने का एक्सपेंस है बाइक का, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जाने से जीरो हो जाता है। ओके। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदने में शुरू में ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, जो कि फील होता है कि हाँ, ये कॉस्ट थोड़ी मैं ज़्यादा पे कर रहा हूँ। तो उस कॉस्ट को पे करने के लिए कंज्यूमर समझता है कि मैं नॉर्मल बाइक से बहुत ज़्यादा पे कर रहा हूँ। लेकिन अगर थोड़ा उसका हिसाब लगाया जाए कि जो नॉर्मल बाइक आप ले रहे हैं, वो अगर फॉर एग्जाम्पल जितनी भी उसकी प्राइस है, उसके अंदर अगर फ्यूल ऐड कर दिया जाए तो 1 साल का, तो 1 साल के अंदर आपकी बचत कंप्लीट। ओके। एंड प्लस अब आपका मंथली एक्सपेंस जो है, जो महीने के 10-12 हज़ार जो आपका एक्सपेंस कम हो जाएगा, ऑब्वियसली वो आप कहीं और यूज़ कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त है और ये हमारे यहाँ बजटरी है, हमारे यहाँ सबके मसाइल हल करता है, चाहे कंज्यूमर हो, चाहे बनाने वाले OEMs हो, चाहे गवर्नमेंट हो। क्योंकि अगर आपको मैं थोड़ा सा फिगर ही दे दूं, ये 10,000 रुपये मालियत का जो फ्यूल एक्सपेंस होता है, आपको मालूम है पाकिस्तान के अंदर 1 साल के अंदर 25 लाख मोटरसाइकिल्स बनती हैं। पिछले साल 2022 में 25 लाख मोटरसाइकिल्स बनी पाकिस्तान के अंदर। आपको मालूम है कि सिर्फ 2023 के अंदर इन 25 लाख मोटरसाइकिल्स के लिए कितना फ्यूल गवर्नमेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा? 700 मिलियन लीटर। 700 मिलियन लीटर्स गवर्नमेंट को इंपोर्ट करना है सिर्फ उन मोटरसाइकिल्स के लिए जो 2022 में मैन्युफैक्चर हुई हैं। तो अब 2023 के अंदर दोबारा 25 लाख बाइक मैन्युफैक्चर होगी। तो इससे ज्यादा होंगी, इससे ज्यादा होंगी। 25,000 तो नहीं होंगी, 25 लाख 25 लाख तो नहीं होंगी, इससे मेरे ख्याल से 50 लाख होंगी। तो अगले साल इसका मतलब है गवर्नमेंट को और ज्यादा तेल इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यही अगर हम इलेक्ट्रिक के अंदर शिफ्ट होते हैं तो तमाम लोगों के मसले हल होते हैं। और दूसरा सबसे बढ़ के जो हमारी जो एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन है, और खास करके लाहौर के जनाब आप देखें फ़ज़ाई आलूदगी कहाँ जाती जा रही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स रोजाना की बुनियाद पर 200 से ऊपर जाता जा रहा है। वो इस वजह से बिकॉज हमारी सड़कों पर बाइक्स हैं, गाड़ियों की तादाद इतनी ज़्यादा है और वो पोल्यूटेड है, सारी चीज़ें, हमारी हवा इतनी पोल्यूटेड है। और इसके आने के बाद क्या होने वाला है? फिर हमारी फ़ज़ा निखरी निखरी से नजर आएगी। देखिए, इसके बाद मैंने जो स्टार्ट किया था ना इलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट, कई लोगों ने ट्रेडिशनल बाइक को ही इलेक्ट्रिक के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश की। हम लोग शुरू से आए कि हमने स्कूटर्स लेकर आने हैं। शुरू से जो मेरा कॉन्सेप्ट था स्कूटर्स लेकर आने का मार्केट के अंदर, वो ये था कि एज ए कंज्यूमर आपका, मेरा, हम सब का हक है कि रोड के ऊपर कोई नई चीज़ नजर आए, देखने में अच्छा लगे। हम दुनिया में बाहर ट्रेवल करते हैं तो वहाँ पर बाइक्स बहुत जदीद किस्म की हैं, वहाँ पर 2 व्हीलर्स को देखकर अच्छा महसूस होता है कि कुछ रोड पर अच्छी चीज़ चल रही है। हमारे यहाँ पिछले 25-50 साल से हम एक ही चीज़ देख रहे हैं। तो
तो हम एक इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट भी प्लस स्कूटर का कॉन्सेप्ट भी लेकर आ रहे हैं ताकि लोगों को रोडों के ऊपर कोई नई अच्छी जदीद चीज़ें नजर आए। अब कमिंग टू द एनवायरनमेंट थिंग, एनवायरनमेंट के लिए देखें जी, इसके अंदर फ्यूल इस्तेमाल नहीं होना, यानी अब धुआं नहीं निकलना। अब धुआं नहीं निकलना तो लाहौर में स्मॉग ऑब्वियसली कम होगी। टू व्हीलर जो है ये कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूटर है स्मॉग के अंदर लाहौर के। सो यस, एनवायरनमेंट का आपकी मेरी जिम्मेदारी है। अब हमें इस चीज़ को बेहतर करना है। हम लोग अक्सर कहते हैं कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है या उसकी जिम्मेदारी है, हम इनफरादी तौर पर क्या कर सकते हैं, हम इनफरादी तौर पर सब कुछ कर सकते हैं और यही आपकी मेरी जिम्मेदारी है। अगर पाकिस्तान के 22, 23, 25 करोड़ जितने भी लोग हैं इनफरादी तौर पर अगर आते भी ठीक हो जाए तो पाकिस्तान ठीक हो जाता है। अपनी जिम्मेदारी समझ लेना कि हमारी जिम्मेदारी है। कि मैं बैठ के क्रिटिसाइज करूं कि आप पहले कन्वर्ट करें, मैं बाद में कन्वर्ट करूं, दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट। मुझे पहले कन्वर्ट करना है, फिर मुझे आपसे बात करनी है। सो यस, इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट का अब पाकिस्तान में बहुत जरूरत है और इसके अंदर जितना जल्दी हम शिफ्ट करें उतना बेहतर है। अच्छा, ये आपको आइडिया कब आया, कब आपके दिमाग में आया कि बच्चा मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाना है? मैं पिछले तकरीबन कोई पोस्ट कोविड 1.5-2 साल से इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैंने कई इसकी सैम्पलिंग की, कई प्रोटोटाइप्स बनाए, कई इसके सैंपल से इंपोर्ट किए, टेस्ट ड्राइव्स ली, कंज्यूमर्स को दिखाए, डिफरेंट जगहों पर कंज्यूमर का फीडबैक लिया। क्योंकि मेरा अपना भी कॉन्सेप्ट है कि कोई भी चीज़ अगर मार्केट में आपने नहीं देनी है तो उसके लिए सबसे पहले कंज्यूमर फीडबैक बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ मुझे पसंद आ रही है, ज़रूरी नहीं है कि कंज्यूमर को पसंद है, तो कंज्यूमर को दिखाएं और एक को नहीं, ये नहीं कि मैं सिर्फ अपने दोस्त को ही दिखाऊं, मेरा दोस्त मेरी तारीफ ही करेगा। मुझे ऐसे लोगों को दिखाना है जो कि बिल्कुल न्यूट्रल लोग हों, उनको मुझे प्रोडक्ट दिखाना है और उनकी फीडबैक मेरे लिए कारआमद रहे। तो हमने डिफरेंट किस्म के प्रोटोटाइप्स बनाए, डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स बनाए। इसकी डिफरेंट किस्म की रेंज है, इसकी डिफरेंट किस्म की मोटर्स हैं, डिफरेंट किस्म की प्राइस रेंज है। सो हमने एक पूरा अपनी रिसर्च करके हमने मैनेज ये किया कि हर मार्केट के सेगमेंट्स हैं। तो हमें महसूस हुआ कि जो मैक्सिमम चंक है मार्केट का, हमने उसके लिए इस पर प्रोडक्ट बनाया है कि इसको स्टार्टअप किया जाए। सो यस, हम लोग इसके अंदर बहुत अरसे से काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर R&D कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि हम मार्केट को कुछ ना कुछ बेहतर प्रोडक्ट दे पाएंगे इंशाल्लाह। और ये मेरे ख्याल से मार्केट में आएगी भी तो हमारे लिए ही फ़ायदा है, हमारे माहौल के लिए फ़ायदा है कि जितना आलूदा हमारा माहौल होता जा रहा है। अच्छा, दूसरा प्राइस रेंज के बारे में जैसे आपने बात की, तो क्या कहाँ से कहाँ तक है इसकी प्राइस रेंज कि हमारी जेब पे भारी भी ना पड़े इतनी ज्यादा? देखिए, ये आपकी जेब पे भारी कभी भी नहीं पड़ेगा। अच्छा। इलेक्ट्रिक के अंदर आप कभी भी आएंगे, चाहे आप मेरा प्रोडक्ट लें चाहे किसी का लें, इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको कभी महंगा नहीं पड़ेगा अगर आप उसी कॉस्टिंग सही तरीके से करें। हम जो भी आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, इसकी जो रेंज है वो 60 किलोमीटर है, एक चार्ज के अंदर 60 किलोमीटर चलेगा। 4 to 5 आवर्स के अंदर इसका चार्जिंग टाइम है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ये पैकेज हम आपको ऑफर कर रहे हैं आज की डेट में 1,75,000 रुपीज का। ठीक है। अच्छा, अब एक आप ट्रेडिशनल बाइक को देखते हैं जो कि इस वक्त तकरीबन 140-150,000 की है। आपको फिर भी महसूस होता है मैं 25-30 हज़ार एक्स्ट्रा क्यों दूं? उसके अंदर आप हर महीने का 10,000 फ्यूल भी तो दे रहे हैं। उसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं, उसका ऑयल चेंज करना है, उसका फिल्टर चेंज करना है, उसको किक मार के स्टार्ट करना है अपने, उसके अपने चीजें। आपने हमारा स्कूटर, सबसे पहले तो आप अगर हमारा स्कूटर कहीं पे भी आप भी चला सकती हैं, ठीक है, और अगर आप भी चलाएंगे तो मैं गारंटी देता हूँ रास्ते में 10 लोग आपसे पूछेंगे क्या चला रही हैं आप, इसके बारे में हमें बताएं क्या है। आसपास लोगों को अच्छा लगेगा कि क्या चल रहा है, और प्लस आपको उसके अंदर कोई किक नहीं मारनी, आपको सिर्फ स्टार्ट करना है, यू कैन ड्राइव। आपने उसको कोई से मोड़ना है तो रिवर्स करने के लिए भी आपने रिवर्स करना है, कोई पाँव से नहीं पैडल मारना उसको। बहुत ईजी टू यूज है, कोई गियर्स नहीं है इसके अंदर किसी किस्म के, वो क्लच सिस्टम होता है ना, नथिंग, सिंपल आप चलाएं, दैट्स इट। फिर कोई आपने टेंशन नहीं लेनी कि मैंने कहीं लाइन में लग के पेट्रोल डलवाना है, कोई टेंशन नहीं लेनी कि मैंने आज अब्बा से पैसे लेने हैं 500 रुपये पेट्रोल डलवाना है, नथिंग, सिंपल प्लग एंड प्ले। लेकिन क्यों साद, आपने रिसर्च भी की है इसके ऊपर, तो क्या आपको लगता है कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं? मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्यों नहीं ग्रीन एनर्जी की तरफ आ रही है? मतलब ऐलानात किए जाते हैं कि जी बसेस आएंगी, इलेक्ट्रिक बसेस आएंगी, गाड़ियाँ आएंगी इलेक्ट्रिक, ताकि हमारे एनवायरनमेंट को सिक्योर किया जा सके, तो क्यों नहीं इस तरफ आ रहे हैं हम? क्यों हम पीछे हैं अभी भी दुनिया से? देखें, दुनिया में हम नॉर्मली जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं दुनिया के अंदर, पाकिस्तान में अमूमन वो कुछ साल बाद ही आया करते हैं। तो अच्छा। इससे मैं बहुत ज़्यादा एग्री नहीं करूंगा कि हमको बहुत ज़्यादा लेट है। दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट 2017-18 में नॉर्मलाइज होना शुरू हुआ, हमारे यहाँ 22-23 में नॉर्मलाइज हो रहा है। तो नॉर्मल अगर बाकी प्रोडक्ट्स का भी ट्रेंड देखा जाए तो हम तो अमूमन 4-5 साल बाद हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स आती हैं। उस वाले से वी आर डूइंग फाइन, बट देन दैट अब वो टाइम जरूर है कि अब हमें इसको एक्सपेडाइट करना है, क्योंकि अब हमारा जितना बड़ा इशू बन गया, इवन ट्रेड डेफिसिट का गवर्नमेंट का इशू है, जितना जल्दी हम इसको फुलफिल करेंगे उतना हमें और आपको तो है ही फायदा। एक वो अक्सर हम लोग बिजनेसेस करते हैं ना, तो हम कहते हैं विन विन सिचुएशन निकालनी है, इसमें मेरा भी फायदा एज ए मैन्युफैक्चरर, मेरे कंज्यूमर को भी फायदा, लेकिन इसके अंदर विन 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 सिचुएशन है, कस्टमर, वेंडर जो बनाने वाले हैं और गवर्नमेंट। मतलब मैं काम बेच रहा हूँ, आपको बेच रहा हूँ, हम दोनों बेनिफिट ले रहे हैं, गवर्नमेंट का मुफ्त का तेल बच रहा है, सो इट्स अ विन 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 सिचुएशन।
तो गवर्नमेंट को अब ऐसी पॉलिसी ज़रूर देनी चाहिए, और अभी वो ऑटो पॉलिसीज के ऊपर काम भी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक के लिए, बट उनको भी एक्सपेडाइट करना चाहिए। अच्छा। इस एलसीज के प्रॉब्लम है, एटलीस्ट हमारी एलसीज तो खोलनी चाहिए जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, क्योंकि हम टेक्निकली गवर्नमेंट का बर्डन कम कर रहे हैं। अच्छा। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपेडाइट बिल्कुल चाहिए, कुछ इसकी ऑटो पॉलिसी के अंदर चीज़ें हैं वो बिल्कुल चाहिए, जिसके ऊपर कुछ मामला एक्सपेडाइट होने चाहिए, क्योंकि अब वो कहा जाता है कि कई दफ़ा कहा जाता है ना कि इलेक्ट्रिक इज द फ्यूचर। हम कहते हैं नहीं, इलेक्ट्रिक इज नॉट द फ्यूचर, इलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट। इलेक्ट्रिक आ चुका है, और हम जितना जल्दी इसको कन्वर्ट करें, मैं, आप और गवर्नमेंट, उतना हम सब के लिए मुफीद है ये। लेकिन अब इसके हवाले से पॉलिसीज भी तो फिर हमें बनानी चाहिए ना, कि पॉलिसीज ही नहीं है। मतलब मेरे ख्याल से अभी तक कोई नहीं बनी है, हमारे 75 साल की हिस्ट्री में मेरे ख्याल से अभी तक कोई पॉलिसी इस तरह की बनी नहीं, ना मैंने देखी है। जिस तरह मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक ऑटो पॉलिसी आज टाइम है बनाने का, शायद पिछले साल 2 साल पहले बन जाती और बेहतर हुआ। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल भी काम नहीं हुआ, कुछ डिपार्टमेंट्स में इलेक्ट्रिक का काम हो चुका हुआ है। हम इस वक्त 2 इदारों से अप्रूव्ड हैं, गवर्नमेंट के फेडरल इदारे से, कि हम इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट बना सकते हैं, और थोड़ा बहुत काम उस लेवल पे हो चुका है। बट हाँ, पॉलिसी मैटर, जिस तरह आपने कहा ना कि पॉलिसी के ऊपर काम होना चाहिए, वो बिल्कुल इस टाइम इट्स द नीड ऑफ एन आवर, इस टाइम वो काम ज़रूर होना चाहिए, और बहुत जल्दी होना चाहिए। मेरे ख्याल में दिनों वाला भी काम नहीं है, ये शायद आज ही होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको बताया विन 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 सिचुएशन है। तो ये उनके अपने मुफाद में है, इसको जितना जल्दी बनाया जाए, उनका अपना ट्रेड डेफिसिट कम कर रहे हैं, उतना उनके ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा ना, उतना उनको बाहर से नहीं वो लेना पड़ेगा, पेट्रोल नहीं लेना पड़ेगा, डॉलर नहीं देखना पड़ेगा कि है कि नहीं है, बाहर से हमने खरीदना है। तो ये चीज़ें विन विन सिचुएशन है। अच्छा, ये इसका स्कोप क्या है आने वाले दिनों में, इन फ्यूचर? देखिए जी, इलेक्ट्रिक ये व्हीकल्स की बात करें, देखिए जी, अगर मैं आपको अगले 5 साल का बता दूं, ठीक है, 5 साल में मैं क्या देखता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, अभी एक कॉन्सेप्ट है कि कई लोग कहते हैं कि एक मिथ है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे तो आ जाते हैं, लेकिन फिर गवर्नमेंट को पेट्रोल तो मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी फ्यूल चाहिए होता है। लेकिन उसके लिए भी तो आ गए हैं। लेकिन अगर हम अगले 5 साल को देखा जाए, तो अगले 5 सालों में टारगेट ये होना चाहिए कि हर जगह सोलर पैनल्स हो, घरों में, ऑफिस में, इधर उधर हर जगह पर, इंडस्ट्रीज में, और साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों। अच्छा। अब आपको बिजली बनाने के लिए सोलर पैनल्स काम कर रहे हैं, साइड बाय साइड आपको व्हीकल्स चार्ज करने के लिए उन्हीं सोलर पैनल्स का यूज कर रहे हैं। सो पेट्रोल से आप 100% जान छुड़ा सकते हैं अगले 5 साल के प्लान के अंदर। अच्छा। तो टेक्निकली दिस इज द थिंग ऑन विच आपने पॉलिसी की बात की ना, तो आज लेकिन इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। आज अगर मैं गवर्नमेंट में बैठा हूँ तो मैं ये पॉलिसी बनाऊंगा कि मैंने 5 साल का विजन ये करना है कि मैं तेल से 100% जान छुड़ा सकता हूँ, सोलर पैनल्स और ऑटो व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक ऑटो व्हीकल्स पे जाकर। अच्छा। और ये अपने इंपोर्ट के जो सिर्फ ऑयल हमारा टॉप पर आता है, इंपोर्ट जो हम करते हैं चीज़ें, सो मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ अप टू 80%। सो अगर मैं अपनी नंबर 1 इंपोर्ट्स पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट है उसको 80% कॉन्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो वेयर आई स्टैंड नेक्स्ट 5 years। तो दिस इज द विजन ऑन विच वी शुड बी वर्किंग। क्या बात। गवर्नमेंट करे ना करे, हम तो जी इस विजन के ऊपर काम कर रहे हैं, एंड वी आर वेरी विजनरी ऑन दिस, कि हमने एटलीस्ट अपने एंड का जो काम है वो पूरा करना है। और ये कब तक ये जो आपका स्कूटर है, इलेक्ट्रिक स्कूटर, ये आ जाएगा मार्केट में? इट्स ऑलरेडी देयर इन द मार्केट। हमारी बुकिंग्स खुली हैं, हमारी रिजर्वेशंस खुली हैं। इंशाल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि हम नेक्स्ट वीक के अंदर डिलीवरीज भी स्टार्ट कर देंगे। और इस वक्त लाहौर के अंदर डिफरेंट जगहों पर हम लोग अगले वीक से कैंपेन्स भी स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पर इसके डिस्प्ले सेंटर, इसके बहुत सी चीज़ें, बहुत सी एक्टिविटीज़ इसकी आती रहेंगी। सो आई जस्ट से स्टे ट्यून्ड विद अस, और आपको बहुत सी चीज़ें मिलती रहेंगी इसके मुताबिक। ठीक है, मतलब जनाब ये इलेक्ट्रिक चीज़ों पर जाने इसके बड़े फ़ायदे हैं। एक तो आपकी बचत भी होने वाली है, आपका पैसा भी नहीं लगेगा, पेट्रोल नहीं डलवाना पड़ेगा, और ओवरऑल भी हमारे जो इन्वायरमेंट फैक्टर्स हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा खासा फ़ायदा होगा हमें। तो हमारे साथ फ़ारूक मौजूद थे, एंटरप्रेन्योर हैं। साथ बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए इस तरह की हमें चीज़ें करने की और पॉलिसीज़ खास करके बनाने की अशद ज़रूरत है। अब आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं। और जनाब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अहमद अमाद साहब हैं, जो हमें आज की किताब के हवाले से बताएंगे। तो उनकी तरफ चलते हैं और आज की किताब का तारुफ उनसे सुनते हैं। जी अहमद साहब बताइएगा। मुनीबा, आज एक बहुत मारूफ नावल, मशहूर ज़माना नावल मेरे पास है, 40 चिराग इश्क। 40 चिराग इश्क ये 40 रूल्स ऑफ लव का तर्जुमा है, जिसको असल में तुर्की ज़बान में लिखा गया, अलिफ शफ़क़ ने लिखा इसे, और इसका नाम गालिबन इश्क रखा या ASK उनका एक ख़ासा है। तो उनका एक अपना लेटर है, तो मैं जहाँ तक उसको समझ पाया हूँ, असल में ज़बान यार मन तुर्की व मन तुर्की नमी दानम वाली बात है। तो मुझे लगता है कि शायद इस नावल का तुर्की में नाम जो है वो ये होगा। बहरहाल
असल बात यह है कि ये हमारे पास जो नावल है ये तर्जुमा है, हुमा अनवर साहिबा ने तर्जुमा किया है और जमहूरी पब्लिकेशंस ने इस तर्जुमे को शाया किया है। ये तीसरी यानी कि जगह पे मुझ तक पहुंचा है, तुर्की से अंग्रेज़ी में और अंग्रेज़ी से उर्दू में। तो उर्दू में आने के बावजूद इतना पुरअसर है, इतना अच्छा है, इतना शानदार और एंगेजिंग है कि आप इमेजिन करें कि असल तुर्की में कैसा ये क्या ही इसका आलम होगा। तो ये नावल है मौलाना रूम के बारे में और शम्स तब्रेज़ के बारे में। शम्स तब्रेज़ उनके उस्ताद थे और मौलाना रूम एक ज़माने में बहुत बड़े आलिम थे। फिर मौलवी हरगिज़ न शुद्ध मौलाए रूम वाली बात है कि जब तक वो शम्स तब्रेज़ नहीं मिले तो मौलवी जो था वो मौलाए रूम नहीं बना, वो मौलवी ही थे सिर्फ। मौलवी होना भी एक दौर में ज़ाहिर है सबसे बड़ा ये टाइटल होता था, आलिम फाजिल लोगों को मौलवी कहा जाता था। यहाँ बरे सग़ीर में मौलवी ग़ुलाम रसूल मेहर हो या इस तरह के आप जानते हैं। तो मौलाना रूम जो थे वो मग़रूर थे और अपने इल्म पे नाज़ा थे, लेकिन जैसे ही आपका शम्स तब्रेज़ से मुलाकात आपकी होती है तो बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं और शायरी करने लगते हैं। ये एक छोटा सा वाक़या है जो बुनियाद बना अलिफ शफ़क़ को, जिसने ये नावल लिखा उसकी तहरीर का। उन्होंने टेक्निक ये इस्तेमाल की है कि एक नावल के अंदर नावल लिखा हुआ है। एक नावल है स्वीट ब्लास्फेमी, मीठा कुफ्र, और ये नावल लिख रही है खातून एला जो सन 2008 में बैठी हुई लिख रही है। और वो नावल जो स्वीट ब्लास्फेमी है उसमें मौलाना रूम और शम्स तब्रेज़ का जिक्र कर रही है जो कि 800 साल पुराना वाक़या है। सो अलिफ शफ़क़ ने बहुत महारत के साथ 800 साल का जो गैप है वो फ्लिप फ्लॉप करके फिल किया। कभी एला पे आ जाती हैं और उसके जो गिरदो पेश के कैरेक्टर्स हैं उनका जिक्र करती हैं और बड़े अच्छे अंदाज में, और फिर कभी स्विच बैक करती हैं और मौलाना रूम के ज़माने का कौनिया और शम्स तब्रेज़ और कीरा और किमिया और उन तमाम लोगों का जिक्र करती हैं। और हमें नज़र आता है कि जैसे जैसे ये नावल आगे बढ़ता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कैरेक्टर होता चला जाता है। उधर मौलाना रूम तब्दील होते हैं शम्स तब्रेज़ की वजह से और इधर एला तब्दील होती है अज़ीज़ की वजह से। असल में जो वो है ये नावल है, ये खुद नावल निगार है और ये असल में पढ़ रही होती है, एक रीडर है, मतलब प्रूफ रीडिंग होती है ना एडिटोरियल बोर्ड में, उस जगह पे मौजूद है ये खातून। बहरहाल 40 उसूल इसमें बयान किए गए हैं और एक से एक बढ़ के शानदार उसूल है। एक और बात बड़ी ही अहम और बड़ी दिलचस्प है वो ये कि इसके तमाम अबवाब बे से शुरू होते हैं, बा जो अरबी में कहते हैं, बी जो अंग्रेज़ी का अल्फ़ाबेट है। वो इसलिए कि वो कहते हैं कि सूफिया का ये मानना है, यहाँ पर उन्होंने लिखा कि सूफिया का कहना है कि कुरान मजीद का भेद सूरह फातिहा में है और सूरह फातिहा का खफ़ी राज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है और बिस्मिल्लाह का लुब्बे-लुबाब हर्फ बे है। इस हर्फ के नीचे एक नुक्ता है, बे का निचला नुक्ता कायनात की तजसीम है। बिश्नवज़न चू हिकायत मी कुनद वज़ शिकायत है वज़ बिश्नवज़न चू हिकायत मी कुनद वज़ जुदाई हा शिकायत मी कुनद। तो ये हज़रत मौलाना रूम का ये जो मसनवी है वो भी बा से शुरू होती है। इन्होंने ये बंदोबस्त किया, एहतमाम किया कि इसके तमाम अबवाब बा से शुरू हों। एक बात। दूसरी बात ये है कि इसमें 5 अनासर का जिक्र किया है, हवा पानी मिट्टी, जो 4 अनासर हैं और एक खला है, वैक्यूम। तो जो खुसूसियात इन अनासर की हैं वही खुसूसियात उन पार्ट्स की भी हैं, उन हिस्सों की भी हैं। मसलन जहाँ पे मिट्टी है वहाँ पे सॉलिड आपको नज़र आएगी, किसी करेक्टर की सॉलिडिफिकेशन है, वाक़यात जो हैं वो जमूद का शिकार हैं आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जहाँ पे आग की बात आएगी वहाँ जज्बात हैं और जज्बात बड़े बुलंद आहंग हैं, और जहाँ पे हवा है वहाँ पे बहुत तेज़ी से वाक़यात तब्दील हो रहे हैं। तो आप ये देखते हैं एट द एंड ऑफ द डे जैसे ही ये नावल ख़त्म होता है तो उधर मौलाना रूम जो हैं वो मुकम्मल तौर पे तब्दील हो चुके हैं और शाहकार मसनवी के खालिक बन चुके हैं, और इधर एला जो है वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जो एक तलाक़ के मामलात से निपट रही थी और जज्बाती कश्मकश में थी उसको अज़ीज़ मुकम्मल तौर पे तब्दील कर देता है और ये भी एक मुकम्मल तौर पे डिफरेंट पर्सन बन के रह जाती हैं। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि अलिफ शफ़क़ ने जो एक मुश्किल टेक्निक आजमाई, सारा नावल फ़र्स्ट पर्सन में लिखा सिवाय अज़ीज़ के, अज़ीज़ फ़र्स्ट पर्सन में नहीं आता, बाकी सब मैं के हवाले से लिखा। ये टेक्निक कोई नई नहीं है लेकिन ये मुश्किल है निभाना। ओरहान पामोक ने भी इसी तरह इसी टेक्निक को ये आजमाया और हर किरदार आके हत्ता के मौत भी, हत्ता के शैतान भी और सुर्ख रंग भी ये आके बताते हैं। अहमद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।